हेलो पीपल, आई एम अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट करें लेक्चर 3। गाइज, हमने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था? हमने देखा था हमारे चैप्टर 1 का एक ब्रीफ ओवरव्यू। उससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम करेंगे हमारा रिविजन लेक्चर 2 का। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक न्यू टॉपिक। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा था चैप्टर 1 का। हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं, है ना। हम क्यों काम करते हैं? बिकॉज हमारे कुछ नीड्स एंड वांट्स रहते हैं जो अनलिमिटेड रहते हैं। ह्यूमन बींग्स के नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड रहते हैं। वो सारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं, कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। वो एक्टिविटीज परफॉर्म करने के पीछे हमारा कुछ मकसद रहता है। क्या मकसद रहता है? कि हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे उसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। उसे कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना चाहिए, है ना। हम जब एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी उसके बदले में हमें क्या मिलना चाहिए? कंसिडरेशन मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें पैसा मिले, बदले में कुछ भी मिले, उसे कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी अदर फॉर्म। लेकिन कंसिडरेशन का फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में। एक को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, जब हम ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, हमें बदले में क्या मिलेगा? कंसिडरेशन। लेकिन वो किस फॉर्म में रहेगा? नॉन मॉनिटरी फॉर्म में। मतलब हमें बदले में पैसा नहीं मिलेगा, है ना। हमें बदले में पैसा नहीं मिलेगा। एंड जो कंसिडरेशन मिलेगा उसका नाम क्या है? नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। आया? द एक्टिविटीज दैट विच वी आर परफॉर्मिंग विदाउट कंसिडरिंग द मनी और मनी इज वर्थ, दोज एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। जब हम काम करते हैं, लव अफेक्शन या किसी की मदद करते हैं, है ना, तो ये एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जब हमें बदले में कंसिडरेशन मिलेगा उसका नाम क्या रहता है? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। फिर एक रहती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद हमें कौन सा कंसिडरेशन मिलता है? मॉनेटरी कंसिडरेशन। मतलब पैसा या मनीज वर्थ। मनीज वर्थ का मतलब ऐसी कोई चीज जिसे हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं, है ना। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? कंसिडरेशन। कौन से फॉर्म में? मॉनेटरी फॉर्म में। इसलिए कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हमें परफॉर्म करनी है, हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है एम्प्लॉयमेंट, सेकंड है प्रोफेशन, थर्ड है बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी, रोजगार। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है उसे कहते हैं एम्प्लॉयर, एंड जिसे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है उसे कहते हैं एम्प्लॉय। एंड जो हम काम करते हैं उसे कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट, है ना। द पर्सन हु एम्प्लॉयज इज नोन एज एम्प्लॉयर एंड द पर्सन हु गेट्स एम्प्लॉयड इज नोन एज एम्प्लॉय। एंड जो हम काम करते हैं उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बदले में कंसिडरेशन मिलेगा किस फॉर्म में? मॉनेटरी फॉर्म में। लेकिन उसके कुछ नाम रहते हैं, है ना। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सैलरी या वेजेस। अगर हम एम्प्लॉय है, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या तो कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो हमें सैलरी मिलेगी। अगर हम लेबर वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। ठीक है, फिर सेकेंड है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब जो इंसान प्रोफेशन कर रहा है उसे कहते हैं प्रोफेशनल, एंड जिसके साथ वो डील करता है उसे कहते हैं क्लाइंट। प्रोफेशनल क्या करते हैं? क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बदले में वो लोग क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बदले में क्या मिलेगा? मॉनेटरी कंसिडरेशन। लेकिन वो कंसिडरेशन का नाम क्या है? फीस है। आए समझ में? फिर थर्ड है बिजनेस, है ना। बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? क्यों किया जाता है? बिजनेस क्यों करते हैं? हमारा क्या मोटिव रहता है? प्रॉफिट अर्न करना।
पैसे कमाना, ठीक है। लेकिन बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं या प्रोफेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, ठीक है। तो बिजनेस को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक को कहा जाता है प्रोडक्शन, एक को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या लेबर्स, उसे कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन कहां किया जाता है? इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। जब इंडस्ट्री गुड्स को प्रोड्यूस करती है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या लेबर्स, वो फिनिश गुड्स को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे भेजा जाता है। किसके पास? कॉमर्स के पास। कॉमर्स क्या करता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है, ठीक है। जो गुड्स इंडस्ट्री से बनकर आते हैं वो गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कॉमर्स करता है। इसलिए इंडस्ट्री क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है। कॉमर्स भी क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉमर्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडस्ट्री गुड्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है ना। प्राइमरी सेक्टर पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अगर हमें प्राइमरी सेक्टर में काम करना है, हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 3 ऑप्शंस। पहला है एग्रीकल्चरल, सेकेंड है एक्सट्रैक्टिव, थर्ड है जेनेटिक इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में काम करना है मतलब क्या? खेती करना, है ना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का क्या काम रहता है? जमीन में से मिनरल्स को निकालना, जमीन में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ये काम रहता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का। इन जेनेटिक इंडस्ट्रीज का क्या काम रहता है? वंश को आगे बढ़ाना, मतलब किसका वंश? प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स का। सो जेनेटिक इंडस्ट्रीज कनेक्टेड विद द रिप्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये तीनों इंडस्ट्रीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए तीनों इंडस्ट्रीज कहां आती है? प्राइमरी सेक्टर में आती है। क्यों? प्राइमरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। अगर हमें प्राइमरी इंडस्ट्री में काम करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 3 ऑप्शंस। पहला एग्रीकल्चरल, सेकेंड एक्सट्रैक्टिव, थर्ड जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या काम है? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। लेकिन ये रॉ मटेरियल्स कौन प्रोवाइड करवाता है? प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करवाता है ना। सेकेंडरी सेक्टर का क्या काम है? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या लेबर्स। लेकिन ये रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करवाता है? प्राइमरी सेक्टर। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाती है वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, ये किसका काम है? सेकेंडरी सेक्टर का काम है। अगर हमें सेकेंडरी सेक्टर में काम करना, हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग क्या काम करती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या काम करती है? गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है। एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या काम करती है? कंस्ट्रक्शन का काम, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, है ना, डैम्स बनाना, कैनल्स बनाना, ये सब कुछ कौन करता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इन्हें रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करवाता है? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। एंड टर्शियरी सेक्टर को भी सर्विस सेक्टर बोला जाता है। मतलब टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। कौन सी सर्विसेज? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, होटल, टूरिज्म एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है ना, बहुत तरह की सर्विसेज, ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या है? एक बिजनेस का एक पार्ट है,
है ना। इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्या है, एक बिजनेस का एक पार्ट है। इंडस्ट्री किसके साथ, किससे किससे कनेक्टेड है, प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन रहता है कॉमर्स। कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। कौन से गुड्स, जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करके देती है वो गुड्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। आया, ये कॉमर्स का काम है। तो कॉमर्स किसके साथ कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कनेक्टेड है। क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज का। आया समझ में। अगर हमें कॉमर्स में काम करना है, हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। पहला रहता है ट्रेड एंड सेकंड रहता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब रहता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन ये गुड्स कौन प्रोवाइड करवाता है, इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है ना। इंडस्ट्री क्या करती है, गुड्स को प्रोड्यूस करती है एंड कॉमर्स के पास भेजती है। फिर कॉमर्स क्या करता है, ये गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आए समझ में। अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, अगर हमें ट्रेड करना है, हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, या तो होम ट्रेड करो या तो फॉरेन ट्रेड करो। होम ट्रेड मतलब विद इन दी कंट्री, विद इन दी कंट्री। होम ट्रेड को भी क्या बोला जाता है, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड या नेशनल ट्रेड। मतलब अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं विद इन दी कंट्री तो उससे बोला जाता है होम ट्रेड। अगर हम अक्रॉस दी कंट्री ट्रेड कर रहे हैं उसे कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। आए समझ में। अगर हमें होम ट्रेड करना है, विद इन दी कंट्री अगर हमें ट्रेड करना है, हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। एक को बोला जाता है होलसेल ट्रेड एंड सेकंड को बोला जाता है रिटेल ट्रेड। अगर हमें लार्ज स्केल पर बाइंग एंड सेलिंग करना है गुड्स का तो हम होलसेल ट्रेड करते हैं। अगर वही हमें स्मॉल स्केल पर काम करना है उसे कहते हैं रिटेल ट्रेड। ठीक है। अगर हमें फॉरेन ट्रेड करना है, अक्रॉस दी कंट्री ट्रेड करना है, हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। कौन से, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या रहता है, इंपोर्ट का मतलब क्या रहता है, जो गुड्स फॉरेन कंट्री में बनते हैं वो गुड्स को हम क्या करवाते हैं, अपनी कंट्री में बुलाते हैं, उसे कहा जाता है इंपोर्ट करना। एंड वो गुड्स को हम क्या करते हैं, हमारी खुद की कंट्री में बेचते हैं, इसे कहते हैं इंपोर्ट करना। एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या रहता है, ऐसे गुड्स जो हमारे खुद की कंट्री में बन रहे हैं, हमारी खुद की डोमेस्टिक कंट्री में बन रहे हैं एंड वो गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, कोई और कंट्री में भेज रहे हैं, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। ठीक है। एंड री एक्सपोर्ट का मतलब क्या रहता है, हम कोई और कंट्री से गुड्स मंगवाएंगे एंड ये गुड्स किसी और कंट्री को बेचेंगे। मतलब हम एज ए इंटरमीडियरी काम कर रहे हैं, है ना। अगर हमने चाइना से गुड्स मंगवाए एंड ये गुड्स हम किसको बेचेंगे, जापान को बेचेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, री एक्सपोर्ट करना। ठीक है। अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तीन ऑप्शंस। पहला इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। आए क्या समझ में, पक्का। ठीक है। तो अगर हमें कॉमर्स में जाना है, हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, ट्रेड एंड एक रहता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जब हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करते हैं तो हम यहां पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर क्या करेंगे, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, है ना। जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, तो वो सारी डिफिकल्टीज को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिफिकल्टीज को रिमूव करेंगे। ऑक्सिलरीज का मतलब भी क्या रहता है, हेल्प करना, सपोर्ट करना, मदद करना, है ना। तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, वो डिफिकल्टीज को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसका ही मतलब क्या रहता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आया समझ में। ठीक है। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बिजनेस के एक पार्ट है। इंडस्ट्री प्रोडक्शन के साथ कंसर्न है एंड कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। आया समझ में। ठीक है। हमने लेक्चर 2 में ये चार्ट पढ़ा था, है ना। होप सो आप सब लोगों ने ये चार्ट को बना लिए होंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। हमें क्या करना है, चैप्टर 1 को जस्ट रीड आउट करना है एंड अच्छे से और अच्छे से समझना है। जो हमने चार्ट बनाए थे ना उसे और अच्छे से समझना है। हमारे चैप्टर 1 का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे, फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड उसके 3 पार्ट्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ह्यूमन बींग्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के नीड्स एंड वांट्स क्या रहते हैं, अनलिमिटेड रहते हैं। उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। उसी क्या कहता है, ह्यूमन एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, सो दे कीप देमसेल्फ बिजी एंड डू सम एक्टिविटीज थ्रू आउट देयर लाइफ। एंड इसलिए हम ह्यूमन बींग्स अपने आप को क्या रखते हैं, बिजी रखते हैं। हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। क्यों, हमारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है कि नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की मतलब, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब हम परफॉर्म करते हैं, हमें बदले में क्या मिलना चाहिए, कंसिडरेशन मिलना चाहिए, है ना। हमारे काम करने के पीछे का मकसद क्या होता है कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, उसे कहते हैं कंसिडरेशन। जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, हमें बदले में क्या मिलेगा, कंसिडरेशन। लेकिन ये कंसिडरेशन किस फॉर्म में रहता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में रहता है। मतलब हमें बदले में पैसा मिलेगा क्या, नहीं, हमें बदले में पैसा नहीं मिलेगा। जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है ना। जब हम लव अफेक्शन के नजरिए से जब हम काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बदले में क्या मिलेगा, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। ठीक है, पढ़ते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज, दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई personal, social, religious, cultural and sentimental requirements without monetary expectations. Without monetary expectations, मतलब जब हम ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि हमें बदले में पैसा मिलेगा, नहीं। विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस, है ना। The activities that which we are performing without considering the money or money's worth, those activities are known as non-economic activities. ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल भी दिया है, रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर एंड एक्सेट्रा। मम्मी हमारे लिए खाना बनाते हैं, हमसे क्या पैसे चार्ज करते हैं क्या, नहीं, हमसे प्यार करते हैं, हमसे अफेक्शन है, इसलिए हमारे लिए क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं वो। तो ये क्या एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, फिर हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, हमें क्या मिलना चाहिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन। लेकिन वो कंसिडरेशन के बदले में हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बदले में हमें क्या मिलेगा, पैसा या मनीज वर्थ, जिसे कहते हैं मॉनेटरी कंसिडरेशन। ठीक है, पढ़ते हैं। एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and consumption of goods and services for money or money's worth at all levels within a society is called economic activities. जब हम ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, हमें बदले में क्या मिलना चाहिए, पैसा या मनीज वर्थ, इसे कहते हैं मॉनेटरी कंसिडरेशन। मनीज वर्थ का मतलब ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई वस्तु जिसे बेचकर हम क्या कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, यहां पर एग्जांपल दिया है, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अगर कोई इंसान, अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन सा, पहला बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, बिजनेस क्यों किया जाता है, हमारा एम क्या रहता है बिजनेस करने में, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, है ना, हम क्या करें, प्रॉफिट अर्न करें, पैसा कमाए, ये हमारा क्या रहता है, एम रहता है। एंड बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, देखते हैं, बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बिजनेस क्या रिप्रेजेंट्स करता है, एक ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेल देम इन द मार्केट टू रिप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स। हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम बिजनेस में क्या करते हैं, है ना, बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड हम बिजनेस में क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं मार्केट में, है ना। हमारा मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटीज। बिजनेस क्या करता है, सोसाइटीज की नीड्स को सेटिस्फाई करता है ना। हम बिजनेस क्यों करते हैं, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कंज्यूमर्स को गुड्स जब हम देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के नीड्स एंड वांट्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए बिजनेस का और एक एम क्या रहता है, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना, है ना। बिजनेस का एम क्या रहता है, पहली बात तो अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट अर्न करना, एंड सेकेंड कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना। हम कंज्यूमर्स को कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे, जब हम उन्हें क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करेंगे, है ना, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेंगे एट रिजनेबल प्राइसेस। क्योंकि कंज्यूमर्स क्या क्या चाहते हैं, हमें कम से कम प्राइस पर अच्छे गुड्स मिले एंड अच्छी सर्विस मिले, कंज्यूमर्स यही चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना एंड कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट ए रिजनेबल प्राइस। ठीक है, तो बिजनेस के कितने पार्ट से, दो पार्ट से, पहला था प्रोडक्शन एंड सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन या मैन पावर। ये प्रोडक्शन कहा किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दी फैक्ट्रीज। Goods can be produced with the manpower or with the help of machines. Example, cultivating piece of land and growing food grains is an example of agricultural production. However, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of the goods. ठीक है, या तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाएगी या तो फिनिश प्रोडक्ट बनाएगी विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या मैन पावर। ठीक है, फिर हमने देखा था जो इंडस्ट्रीज गुड्स को प्रोड्यूस करती है वो इंडस्ट्री क्या करती है, ये गुड्स को किधर पहुंचाती है, कंज्यूमर्स कॉमर्स तक पहुंचाती है। एंड कॉमर्स क्या करता है, वो गुड्स एंड वो सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसने प्रोड्यूस की है, इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस की है। ठीक है, distribution includes marketing of goods and services. It involves transport, warehousing, advertising, which facilitates transfer of goods from producers to the final consumers. तो कॉमर्स क्या करता है, इंडस्ट्री से गुड्स लेता है एंड किसे प्रोवाइड करवाता है, कंज्यूमर्स तक। तो कॉमर्स क्या करता है, इंटरमीडिएरी का काम करता है ना, प्रोड्यूसर से गुड्स कलेक्ट करने का एंड फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। इसलिए कॉमर्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों क्या है, एक पार्ट है बिजनेस के। ठीक है, आया समझ में। फिर कुछ डेफिनेशंस दी गई है बिजनेस की, हमें सारी डेफिनेशंस याद नहीं करना है, जो आपको इजी लगे वो याद कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रोफेसर हैनी ने क्या बोला था, बिजनेस एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है,
हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्या काम करते हैं? गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। गुड्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, एंड वो गुड्स को क्या करते हैं? हम कंज्यूमर्स तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। ये क्या रहता है? बिजनेस रहता है। ये कौन सी एक्टिविटीज रहती है? बिजनेस एक्टिविटीज रहती है। बिजनेस एक्टिविटीज किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, हमें जो इजीली डेफिनेशन याद रह सकती है वो याद कर लेना। फिर है फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। हमने ये पढ़ा हुआ है, बस हमें क्या करना है? रीड आउट करना है और अच्छे से पढ़ना है बस। हमने ऑलरेडी एक बार एक ओवरव्यू देख लिया इस चीज का। ठीक है, सबसे पहला बिजनेस एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड, क्यों करते बिजनेस? प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, है ना। हम क्या बिजनेस में जो प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, हम क्या उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, नहीं कर सकते, है ना। हम एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते कि हमें बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स होंगे, बिकॉज बिजनेस में हमें प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं एंड लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, देन जब हम बिजनेस करते हैं तब हमारे माइंड में क्या इफेक्ट करता है? एक पॉइंट तो भी ऐसे चुभता है कि हम बिजनेस करेंगे, लॉस ना हो जाए ना, लॉस ना हो जाए, हमारा बिजनेस डूब ना जाए। हमें एक चीज का रिस्क रहता है ना। हर कोई बिजनेस में रिस्क रहता है कि हमारा बिजनेस लॉस में ना चले जाए, हमें बिजनेस बंद ना करना पड़े। उसके कुछ फैक्टर्स रहते हैं किस वजह से हमें बिजनेस में रिस्क होता है। ठीक है, एंड हम बिजनेस में क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है? इंडस्ट्रीज। एंड वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है कॉमर्स, है ना। तो बिजनेस के कितने पार्ट्स है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे क्या थे? यही तो फीचर्स थे हमारे, यही तो सारे फीचर्स थे। हमने इसको ऑलरेडी ओवरव्यू में देख लिया था, है ना। बस हमें क्या करना है? जस्ट रीड आउट करना है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस। पहला, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए, है ना, एंड कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट एक्सेट्रा। जब हम लव या अफेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अगर हम काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आए समझ में? पक्का? अगर हम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो तो उसे कौन सी एक्टिविटीज कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अगर हम किसी की मदद कर लेते हैं, है ना, अगर हमें बदले में पैसा नहीं चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो उसे कौन सी एक्टिविटीज कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड बदले में जो मिलता है कंसिडरेशन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा? कंसिडरेशन मिलेगा। ठीक है, सेकेंड, टू पार्टीज। ये टू पार्टीज क्या होता है? ट्रांजेक्शन वर्ड सुना है? ट्रांजेक्शन, है ना। ट्रांजेक्शन कितने लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है। कभी आप खुद से ट्रांजेक्शन कर सकते हो क्या? नहीं। मैं क्या यहां से पैसे निकालूंगा और अपने पॉकेट में रखूंगा तो मुझे क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं आपके पॉकेट में से पैसा निकाल कर इधर रखूं, सोचकर देखो कितना फर्क पड़ेगा, है ना। तो एक ट्रांजेक्शन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है? दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। ट्रांजेक्शन का मतलब ही क्या होता है? लेन देन, गिव एंड टेक। किस चीज का लेन देन, गिव एंड टेक? ऐसी कोई चीज जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, है ना। जब हम किसी से कुछ लेंगे बदले में कुछ देना भी तो पड़ेगा ना। अगर हम किसी से गुड्स या सर्विसेज लेंगे, हमें बदले में पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर हम किसी को गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे तो हमें बदले में पैसा मिलेगा। यही तो क्या रहता है? ट्रांजेक्शन रहता है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कितनी पार्टीज के बीच में होता है? दो पार्टीज के बीच में रहता है। एक कौन रहता है? बायर, एंड एक कौन रहता है? सेलर। तो बायर एंड सेलर के बीच में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो
दो पार्टीज, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है? दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, उसे कहते हैं बायर एंड सेलर। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर विच में बी ओरल और रिटर्न। बायर्स और सेलर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो ओरली भी हो सकता है, एक रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि हमें 1 किलो आलू दे दो, हम आपको इतने पैसे देंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सेलर के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप हमें 1 किलो आलू दो, हम आपको 1 किलो आलू के 40 रुपए देंगे। तो हम ये क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या सेलर ऐसा बोलेगा क्या, भैया बोले मैं आपको आलू बेच रहा हूं 1 किलो, चलो बोले स्टैम्प पेपर पर लिखवाते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? एग्रीमेंट ऐसे बनाया जाता है क्या? नहीं। जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, हम एग्रीमेंट किस वे में, किस फॉर्म में करते हैं? ओरल फॉर्म में करते हैं, है ना। एग्रीमेंट हो रहा है। अगर हम उससे 1 किलो आलू खरीद रहे हैं, हम बदले में पैसा भी तो दे रहे हैं ना, हम उसको प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि हम आपसे 1 किलो आलू खरीदेंगे और हम आपको बदले में पैसा देंगे। हम क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रिटर्न फॉर्म में हो सकता है क्या? नहीं। कॉमन सेंस की बात है, 40 रुपए के लिए हम 100 रुपए का स्टैम्प पेपर थोड़ी बर्बाद करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये एग्रीमेंट्स, ऐसे नॉर्मल एग्रीमेंट्स बायर एंड सेलर के बीच में ओरल फॉर्म में भी होता है। एंड कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स रहते हैं जो रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए। कौन से फॉर्म में होना चाहिए? रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं, किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या मैं ओरल एग्रीमेंट कर सकता हूं क्या? नहीं। अरे कल उठकर अगर वो पार्टी पलट गई, मेरे को मेरे पैसे नहीं मिले, तो मैं किधर जाऊंगा केस फाइल करने? सीधी सी बात है। क्या प्रूफ रहेगा हमारे पास केस फाइल करने के लिए? इसलिए ऐसे एग्रीमेंट्स को क्या किया जाता है, रिटर्न फॉर्म में किया जाता है। ये एग्रीमेंट्स को स्टैम्प पेपर पर लिखवाया जाता है। तब ऐसे टाइम पर बायर और सेलर के बीच में कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट्स होते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट्स क्या है? एविडेंस है। अगर बाय चांस कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो हम केस फाइल भी कर सकते हैं, हम क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? थर्ड पॉइंट, बिजनेस क्यों करते हैं, हमारा क्या मोटिव रहता है बिजनेस करने का, हमें क्या करना है बिजनेस करके, प्रॉफिट कमाना है, हमारा मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करने का, है कि नहीं। तो बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स आइदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। अब एक बिजनेस पर्सन क्या करता है, प्रॉफिट्स कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है। तो वो क्या कर सकते हैं, या तो अपने सेल बढ़ाएगा, है ना, या तो अपने सेल को इंक्रीज करेगा। सेकेंड चीज क्या करेगा, उसको जो कॉस्ट लग रही है उसे क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। उससे क्या कर सकता है, वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है ना। हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हर बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर्ड होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट लियो तो रेंटल चार्जेस, है ना। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे लगते हैं जो बिजनेस चलाने के लिए लगते हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट। तो हमें ये कॉस्ट को इंकर्ड करना पड़ता है। लेकिन जो कंपलसरी कॉस्ट है, जो नेसेसरी कॉस्ट है, वो तो लगना ही चाहिए, है ना। जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कंपलसरी लगती है, वो तो लगना ही चाहिए। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जिसे हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तब हम हमारे प्रॉफिट्स को क्या कर पाएंगे, मैक्सिमाइज कर पाएंगे, है ना। कॉस्ट को मिनिमाइज करो, जो अननेसेसरी कॉस्ट लग रही है उसको मिनिमाइज करो, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, मैक्सिमाइज होंगे। ये एक तरीका ही है। या तो हमारे सेल्स को इंक्रीज कर दो। अगर फॉर एग्जांपल, अगर हम एक दिन में 100 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो एक दिन में 120 यूनिट्स बेचो, उससे हमारी प्रॉफिट्स बढ़ेगी, है ना। अगर हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हम कॉस्ट को क्या कर पाएंगे, इंकर्ड कर पाएंगे। आए समझ में? ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट क्या रहता है, हमारा मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या करता है, प्रोडक्शन करता है ना। प्रोडक्शन क्या है, एक पार्ट है बिजनेस का, क्या करता है,
गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर्स. Before exchanging the goods and services, they should be produced by business enterprise. Goods are either manufactured or procured from the supplier with the aim of selling it further to the consumers for profit. हम गुड्स को क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि हम कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाए एंड हम क्या कर पाए, हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट्स कमा पाए. जो गुड्स बनाए जाते हैं, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो गुड्स हम लेते हैं एंड हम क्या करते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं. ये कौन करता है? कॉमर्स. एंड प्रोडक्शन क्या करता है? वो गुड्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या मैन पावर. फिर फिफ्थ पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स इंडस्ट्री बनाती है, जो गुड्स इंडस्ट्री बनाती है, वो गुड्स को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है. लेकिन बदले में क्या मिलता है? पैसा या मनीज वर्थ. इसलिए हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं किसके साथ? पैसा या मनीज वर्थ के साथ. ठीक है. बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद मनी और मनीज वर्थ. मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी. मॉनेटरी एक्सचेंज का क्या मतलब रहता है? हम गुड्स एंड सर्विसेज को किसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं? पैसों के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं. मतलब हम एक पार्टी को गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड हम उससे क्या ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं. ठीक है. एग्जाम्पल दिया है, बाइंग नोटबुक फॉर कैश. अगर हम किसी से नोटबुक परचेज करेंगे, हम बदले में क्या देंगे? पैसा दे देंगे. पक्का. इसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी एक्सचेंज. फिर ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ बार्टर सिस्टम, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज. पहले जब पैसे नहीं थे तब हम क्या करते थे? बार्टर सिस्टम करते थे. बार्टर सिस्टम में क्या किया जाता था? गुड्स के बदले गुड्स, सर्विसेज के बदले सर्विसेज, है ना. हम किसी इंसान से गुड्स या सर्विसेज लेते थे, हम बदले में क्या देते थे? गुड्स एंड सर्विसेज ही दे देते. इसे क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, व्हीट इज एक्सचेंज्ड फॉर राइस. अगर हमने किसी से गेहूं लिए, हम बदले में क्या देंगे? उसे चावल प्रोवाइड करेंगे. इसे क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम. ठीक है. लेकिन जब से पैसा आया, हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, हम पैसों के बदले में क्या एक्सचेंज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब हम किसी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम बदले में क्या लेंगे? पैसा लेंगे. ठीक है. इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन, अगर हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए, दैट इज स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी. अगर हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए, तो इसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहते. ठीक है. बट स्टिचिंग ऑफ ड्रेस इन अ टेलरिंग शॉप एंड टेकिंग स्टिचिंग चार्जेस फॉर दैट, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी. पक्का. एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, ठीक है, अगर मैं अपने लिए वड़ा पाव बना रहा हूं, तो वो मैं खुद के लिए बना रहा हूं ना, तो वो क्या एक बिजनेस एक्टिविटी है क्या? नहीं. लेकिन अगर मैं एक ठेला लेकर खड़ा हूं, मैं वहां जाकर वड़ा पाव बना रहा हूं एंड लोगों को बेच रहा हूं, वो क्या है? बिजनेस एक्टिविटी है. ठीक है. Similarly, if goods are donated or given as a gift, then it cannot be considered as business activity. अगर हम कोई गुड्स को डोनेट करते हैं या एज अ गिफ्ट देते हैं, उसे भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कही जाती. अगर मैं वड़ा पाव का ठेला लेकर खड़ा हूं, है ना, बहुत सारे ऐसे दोस्त हो गए, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हो गए जो फ्री में खाने के लिए आ जाते हैं कि आज एक पीस खा कर आते हैं, चलो बोले. तो अगर मैं उन्हें जो वड़ा पाव प्रोवाइड कराऊंगा, वो क्या मैं बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूँ क्या? नहीं. एज ए रिलेटिव मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं बदले में क्या पैसे लूंगा क्या? नहीं. ठीक है. तो ये भी क्या है? एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. आया समझ में? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फिर सिक्स्थ पॉइंट है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. Every type of business transaction is concerned with either goods or services. In the absence of goods and services, business cannot take place.
अगर गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं होगे तो क्या बिजनेस कर पाएंगे क्या हम लोग? नहीं, है ना। दिस गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। गुड्स का नेचर क्या रहता है? टेंजिबल नेचर रहता है। एंड ये कौन से गुड्स रहते हैं? कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से रहते हैं? टी, मिल्क, पेंसिल एक्सेट्रा, जो हम खुद कंज्यूम करते हैं। एंड कुछ कैपिटल गुड्स रहते हैं जैसे मशीनरी, प्लांट, है ना, फर्नीचर एक्सेट्रा। However, सर्विसेज क्रिएटेड फॉर बिजनेस। अच्छा, सर्विसेज का नेचर क्या रहता है? इंटेंजिबल रहता है। सर्विसेज क्यों दी जाती है? बिजनेस को दी जाती है, बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। विच आर एसेंशियल फॉर डूइंग बिजनेस। सर्विसेज बहुत एसेंशियल है बिजनेस के लिए। सर्विसेज बिजनेस को क्या करती है? सपोर्ट करती है। अगर हमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है ना, प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? अरे ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेंगे ना। तो ये क्या एक सर्विस है, ठीक है। अगर हमें बिजनेस स्टार्टअप करना है, हमें पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो पैसे कौन रिक्वायर करेगा? हमारे पास उतना कैपिटल थोड़ी है कि हमारे जेब में से पूरा बिजनेस में लगा ले। पैसा चाहिए रहेगा ना, तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? बैंकिंग, है ना। फिर हमने देखा कि अरे बिजनेस स्टार्ट करना मतलब दिमाग में एक चुभती है एक बात कि अगर बिजनेस डूब गया, नुकसान हो गया, रिस्क रहता है ना एक बिजनेस में कि अगर गलती से चोरी हो गया, जल गया, तो हम क्या करेंगे? तो हम उसके लिए क्या करते हैं? इंश्योरेंस निकलवाते हैं। तो ये भी क्या एक इंश्योरेंस, ये भी क्या एक सर्विस है ना, जिससे हम हमारे बिजनेस को तो थोड़ा सा सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं। तो सर्विसेज क्या है? एक एसेंशियल एक्टिविटीज है, एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, जो क्या प्रोवाइड करवाता है? सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है बिजनेस को। हमने यही पार्ट देखे थे कहां पर? इंडस्ट्रियल सेक्टर के थर्ड पॉइंट में, जिसको क्या कहा जाता है? टर्शरी सेक्टर, जो क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। अरे सही बात है ना, हाँ वही चीज की बात कर रहे हैं हम इधर। आए समझ में? फिर सेवेंथ है कंटिन्यूटी इन डीलिंग। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलरिटी इन ट्रांजेक्शंस। अरे अगर अपन बिजनेस कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर करो ना। इरेगुलर बेसिस को बिजनेस नहीं कहा जाता। अगर आप इरेगुलर बिजनेस कर रहे हो उसे बिजनेस नहीं कहते। बिजनेस कर रहे हो तो एक रेगुलर बेसिस पर करो, कंटिन्यूटी रखो डीलिंग में, है ना। वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। अगर आप एक ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसे बिजनेस नहीं कहते, है ना। अगर मैं ये सेलफोन को बेचता हूं एंड मैं इससे प्रॉफिट कमाता हूं, तो ये एक ही ट्रांजैक्शन है, मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूं, लेकिन क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है क्या? नहीं, मैं सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर यही मैं सेकेंड हैंड ये सेलफोन्स के बाइंग एंड सेलिंग करता हूं, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि हाँ ये मेरा बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि मैं उस चीज को कंटिन्यूटी में करूंगा, मैं रेगुलर बेसिस पर करूंगा, उसे कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो कंटिन्यूटी होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए। आए क्या समझ में? पक्का? फिर एट्थ पॉइंट, अनसर्टेन रिटर्न्स। हमने देखा था अगर हम बिजनेस कर रहे हैं हमको रिटर्न्स कैसे मिलते हैं? अनसर्टेन। हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या हमें इतने रिटर्न मिलेगी, हम इतना ही प्रॉफिट कमाएंगे? कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करता है वो क्या पहले से सोच लेता है क्या कि हम इस महीने में इतना पैसा कमाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें जो रिटर्न्स मिलते हैं वो क्या रहते हैं? अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। कंपलसरी नहीं है कि हम प्रॉफिट ही कमाएंगे, हो सकता है अगर हमें लॉस हो गया, ठीक है। इसलिए हमारे रिटर्न्स क्या रहते हैं? अनसर्टन रहते हैं। हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते या एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फिर नाइन्थ पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, हर बिजनेस में रिस्क होता है, हर बिजनेस में रिस्क होता है। हम वो रिस्क को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स है जो अपने कंट्रोल में नहीं रहते, है ना, पढ़ते हैं। रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद एक्सपोजर टू लॉस। इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स। कुछ अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स करते हैं, उसकी वजह से भी अपने को नुकसान होता है, ये भी एक तरह का रिस्क है।
है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि हमारे बिजनेस में अननेसेसरीली कॉस्ट इंकर्ड किए जा रहे हैं अननेसेसरीली, तो शायद हमारा बिजनेस लॉस में चले जाए, हमें बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाए, वाइंड अप करने की नौबत आ जाए, है ना। तो हम कुछ अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, खतरे में जा सकता है, जो रिस्क हो सकती है हमें, जिसकी वजह से हमें हमारे बिजनेस को बंद करने की नौबत आ सकती है। क्यों? कुछ अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स की वजह से। तो हम ये चीज को हम कम कर सकते हैं, है ना। जो हमारी तरफ से जो गलतियां हो रही है, हमारी तरफ से जो इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को रिस्क है, हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कांट बी अवॉइडेड। हम रिस्क को कुछ तरीके से कम कर सकते हैं लेकिन हम उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये सारे फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स की बात कर रहे हैं? कंज्यूमर टेस्ट। अरे अगर कल उठकर कंज्यूमर्स के टेस्ट बदल गए, जैसे अगर मैं अभी वड़ा पाव का ठेला चला रहा हूं लेकिन कल उठकर लोगों को वड़ा पाव ही नहीं पसंद, लोग मैगी खा रहे, पास्ता खा रहे, चीजी पास्ता, चीजी मैगी, तो फिर वड़ा पाव का बिजनेस थोड़ी चलेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के टेस्ट बदल गए। रिस्क है, लेकिन क्या ये मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं, कंज्यूमर्स की वजह से मेरा बिजनेस नुकसान में चले गया। सेकेंड, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फैशन। सबसे बड़ा रीजन फैशन चेंज होती है ना, बिजनेस ऐसी लॉस में चले जाता, क्योंकि हर दिन फैशन चेंज होते रहती है। चाहे ड्रेसिंग की बोल लो, चाहे कोई भी चीज की क्यों ना बोलो, हर चीज की फैशन चेंज होती है, ठीक है। चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, फायर, थेफ्ट या नेचुरल कैलामिटीज एंड एक्सेट्रा। नेचुरल कैलामिटीज, हमने एक पिक्चर भी देखे है, OMG, ओ माई गॉड, उसे क्यों लॉस होता है अपने बिजनेस में? ड्यू टू दी नेचुरल कैलामिटीज। तो ये अपने कंट्रोल में है क्या? नहीं, ठीक है। नो बिजनेस इज फ्री, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पर रिस्क नहीं है, हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए या तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। हमारी सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम बिजनेस करते हैं। हम बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब कमाएंगे? जब हमारे कस्टमर्स को हम क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए, है ना। जब हमारे कस्टमर्स को क्या कर पाएंगे? सेटिस्फाई कर पाएंगे, तभी तो हम ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। बिकॉज वो कस्टमर्स अगर हमने एक बार क्रिएट कर लिए, वो हमारे पास ही रहते हैं, हम वो कस्टमर्स को रिटेन करके रखते हैं। वो कस्टमर्स हमें छोड़कर और कहीं जाने का सोचते भी नहीं। लेकिन ये कब होगा? जब हम उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे? क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, है ना, एट ए रिजनेबल प्राइस। क्योंकि कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं? हमें कम से कम प्राइस पर हमें अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिले, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज मिले। तो हम बिजनेस जो करते हैं उनका क्या मोटिव रहता है कि हम कस्टमर्स को क्या करें? सेटिस्फाई करें, जिससे हमारे न्यू कस्टमर्स भी बने रहे एंड वो कस्टमर्स रिटेन भी हो हमारे बिजनेस में, ठीक है। आए क्या समझ में? सारे 10 पॉइंट समझ में आए क्या अच्छे से? ये क्या थे? हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे या फीचर्स बोल लो बिजनेस के, पक्का। फिर हम देखते हैं प्रोफेशन। अच्छा, बिजनेस कौन सी एक्टिविटी थी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। प्रोफेशन किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। प्रोफेशन जो करता है उसे कहते हैं प्रोफेशनल, जिसके साथ वो डील करता है, जिसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, उसे कहते हैं क्लाइंट। आए समझ में? एंड जो प्रोफेशन करता है उसको बदले में क्या मिलता है? मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलता है, उसका नाम क्या रहता है? फीस। प्रोफेशनल्स जो चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, उसे क्या कहते हैं? फीस कहते हैं। प्रोफेशन इज एन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विसेज। अब जो भी इंसान प्रोफेशन कर रहा है, अरे उसके पास नॉलेज तो होना चाहिए ना, एजुकेशनल नॉलेज होना चाहिए, उसके पास स्पेशल स्किल्स होने चाहिए, क्वालिफिकेशंस होना चाहिए,
तभी वो किसी इंसान को गाइड कर पाएगा, सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, क्वालिफिकेशन ही नहीं है, हमारे पास स्किल्स ही नहीं है, हम कैसे उसको नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे? सीधी सी बात है। अगर हमें प्रोफेशन करना है या एम्प्लॉयमेंट करना है, हमें क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, हमें एजुकेशनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बिजनेस करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड है क्या? नहीं। बिजनेस करने के लिए बस एक जज्बा होना, नहीं बिजनेस चालू करना है, प्रॉफिट कमाना है, दैट्स ऑल। लेकिन अगर हमें प्रोफेशन करना है तो हमें क्वालिफिकेशंस भी चाहिए, है ना, एजुकेशनल नॉलेज भी चाहिए। तभी तो हम हमारे क्लाइंट्स को हैंडल कर पाएंगे, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करवा पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। कब? जब हमारे पास क्या रहेगा? नॉलेज रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एक्सेट्रा, एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो। ठीक है। ये क्या है? सारे प्रोफेशंस है। फीचर्स कुछ फीचर्स भी है प्रोफेशन के, है ना, जो हमने ऑलरेडी हमारे ओवरव्यू में डिस्कस कर ली है। हम प्रोफेशन क्यों करते हैं? हमारा एम क्या रहता है? सबसे पहली चीज पैसा कमाना एंड क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। देखते हैं यही है क्या? एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी। हर कोई प्रोफेशन क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अरे हाँ, क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन, अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। हम प्रोफेशन प्रैक्टिस कब कर सकते हैं? जब हमारे पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हो। पक्का? हाँ। Each profession has a certain set of body of knowledge. This knowledge has to be acquired by systematic and formal training. हर प्रोफेशन करने के लिए हमारे पास कुछ एजुकेशनल नॉलेज होना, वो कैसे मिलता है? सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड। हर कोई इंसान प्रैक्टिस नहीं कर सकता विदाउट नॉलेज या क्वालिफिकेशंस विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है। फाइनेंशियल रिटर्न्स, अरे प्रोफेशनल जब अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करवाता है तो बदले में क्या लेता है? फीस लेता है ना। क्या चार्ज करता है? फीस चार्ज करता है। प्रोफेशनल गेट्स फीस इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। जो इनकम प्रोफेशनल्स को होती है वो फिक्स्ड इनकम नहीं रहती है। प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उससे फिक्स्ड हर महीने क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, फिक्स्ड सैलरी मिलेगी हर महीने। लेकिन वो प्रोफेशनल अगर अपनी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा है, कर सकता है ना, तो क्या उसे फिक्स्ड इनकम होगी क्या? नहीं। अगर वो खुद प्रैक्टिस कर रहा है, डिपेंड करेगा क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं। पक्का? A working chartered accountant gets salary, but those who practices privately, उन्हें क्या मिलती है? फिक्स्ड इनकम नहीं मिलती है। अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमें हर महीने सैलरी मिलेगी, है ना। हमारा एक पैकेज डिसाइड होता है पर एनम का। हर साल का हमारा पैकेज डिसाइड होता है। हर महीने हमें क्या मिलती है? फिक्स्ड सैलरी मिलती है। लेकिन हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिपेंड करता है कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, है ना। पक्का? हाँ। जब हम सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हमें क्या मिलता है बदले में? फीस मिलती है। हम क्या चार्ज करते हैं? क्लाइंट से फीस चार्ज करते हैं। कैपिटल, प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स एक्सेप्ट अ जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। या तो हम खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं या तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं। जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, सीधी सी बात है, हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी स्टार्टअप करने के लिए, ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। सम प्रोफेशंस हैव अ काउंसिल। कुछ ऐसे प्रोफेशंस है जिनका एक काउंसिल बना हुआ है ना, जैसे सीए, सीएस, उनके काउंसिल्स बने हैं। सीए का आईसीएआई इंस्टीट्यूट है,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड सीएस के लिए ICSI है ना, विच रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ प्रोफेशनल्स। ये काउंसिल्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्रोफेशनल्स की एक्टिविटीज को। दिस प्रोफेशनल्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ, ये प्रोफेशनल्स को क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है विद द रिस्पेक्टिव काउंसिल्स एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर कोई प्रोफेशनल्स को प्रैक्टिस करना है, उनको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल्स में। अगर उन्हें प्रैक्टिस करना है तो उनको बदले में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। मतलब अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मुझे अपने ICAI में क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। तभी मैं क्या कर पाऊंगा, प्रैक्टिस कर पाऊंगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, वैसे ही अगर कोई CS को रजिस्टर करवाना है तो किधर जाएगा, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। पक्का। एग्जाम्पल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, अगर लॉयर्स को काम करना है तो किसके साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तभी वो क्या कर पाएंगे, तभी उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, तभी वो लोग क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CS फॉर ICSI फॉर CS एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन्ड बाय द रिस्पेक्टिव काउंसिल्स। अब ये जो रिस्पेक्टिव काउंसिल्स है ना, वो लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, प्रोफेशनल्स को ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशनल, हर एक प्रोफेशनल को ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। कौन देता है, रिस्पेक्टिव काउंसिल्स देते हैं। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैज टू एक्वायर मेंबरशिप, जितने भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें मेंबरशिप एक्वायर करनी पड़ेगी। कहां से, उनके रिस्पेक्टिव काउंसिल से। आया क्या समझ में, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। तो हर एक प्रोफेशनल को रजिस्टर करवाना पड़ता है, उनको बदले में क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। अगर उन्हें मेंबरशिप लेनी है तो उन्हें क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा काउंसिल के साथ, रिस्पेक्टिव काउंसिल्स के साथ। ठीक है, फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या, अरे क्वालिफिकेशंस हमने खुद ने लिए, हमने खुद ने डिग्री ली है, हमने खुद ने नॉलेज एक्वायर की है, तो हम क्या हमारी डिग्री या हमारा क्वालिफिकेशन किसी और इंसान के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, नहीं। सीधी सी बात है, हम हमारे क्वालिफिकेशंस या जो भी नॉलेज है हम हमारे प्रोफेशन को किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, प्रोफेशन कैनॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन्स ऑन द व्हील ऑफ प्रोफेशन। अ डॉक्टर कैनॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न्ड मेडिकल एजुकेशन, हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल चार्ज क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। पक्का कि नहीं, आया समझ में प्रोफेशन क्या होता है। फिर हमारी लास्ट एक्टिविटी कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट। कौन सी एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट भी कौन सी एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, जैसे बिजनेस ये प्रोफेशन, वैसी क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है, नौकरी या रोजगार। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है उसे कहता है एम्प्लॉयर, एंड जिसे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है उसे कहता है एम्प्लॉय। दी एम्प्लॉयमेंट, द पर्सन हु एम्प्लॉयज इज नोन एज एम्प्लॉयर एंड द पर्सन हु गेट्स एम्प्लॉयड इज नोन एज एम्प्लॉय, है ना। एंड हम जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हमें बदले में कौन सा कंसिडरेशन मिलता है, मॉनेटरी कंसिडरेशन, लेकिन उसका नाम क्या रहता है, सैलरी या वेजेस। अगर हम एम्प्लॉय है, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पर मंथ मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लेबर वर्क काम कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे। लेकिन ये वेजेस डेली बेसिस पर मिलते हैं या वीकली बेसिस पर मिलते हैं। एंड ये वेजेस के रेट्स पहले ही डिसाइड किए जाते हैं, एडवांस में ही डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन सैलरी हमें कब मिलती है, मंथ एंड में मिलती है। पक्का। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी
विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। ये ऐसी एक्टिविटी है जहां पर इंसान दूसरों के लिए काम करते हैं। देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉय इज द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब। जो जॉब को ऑफर करता है उसे कहते हैं एम्प्लॉयर। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द जॉब इज कॉल्ड एम्प्लॉय। एंड वो पर्सन, जो इंसान जॉब को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। जो भी रेम्यूनरेशन है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, दोनों के बीच में अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से क्या करते हैं, वो लोग एग्री करते हैं। इसके भी कुछ फीचर्स है। सबसे पहला एम, क्या एम रहता है? पैसे कमाना, है कि नहीं? एम क्या रहता है यहां पर? पैसे कमाना। क्वालिफिकेशंस, हमने बात किए थे, जब भी एम्प्लॉयमेंट करे या प्रोफेशन करे क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, कंपलसरी रिक्वायर्ड है। लेकिन क्या बिजनेस चालू करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है क्या? अगर मुझे वड़ा पाव का ठेला ओपन करना है, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। अगर हाँ मुझे कहीं नौकरी करना है तो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे प्रोफेशनल का काम करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है ना? ईच जॉब रिक्वायर्ड सम क्वालिफिकेशन। अब हम कौन से तरह के काम कर सकते हैं? स्किल्ड वर्क या अनस्किल्ड वर्क। सीधी सी बात है, अगर हमें स्किल्ड वर्क करना है क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस। अगर अनस्किल्ड वर्क काम करना है कोई क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर मुझे एज अ अकाउंटेंट लगना है, एज अ अकाउंटेंट, तो क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी? जो भी कंपनी क्वालिफिकेशंस मांग रही है, बीकॉम, एमकॉम, उस बेसिस पर मुझे क्या मिलेगा? अकाउंटेंट का जॉब मिलेगा। लेकिन अनस्किल्ड लेबर, अगर मुझे सिर्फ ऑफिस में जाकर काम ही करना है, कुछ भी काम करने लगा है, वो अनस्किल्ड वर्क है। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी? नहीं। ठीक है। फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस फॉर अनस्किल्ड जॉब इज नेसेसरी। फिर थर्ड है मॉनिटरी रिटर्न्स। बदले में क्या मिलेगा? मॉनिटरी कंसिडरेशन। किस फॉर्म में? वेजेस या सैलरी। वेजेस किसको? लेबर्स को। सैलरी किसको? एम्प्लॉयज को। ठीक है। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। वेजेस पहले ही डिसाइड किए जाते हैं अपॉइंटमेंट करने से पहले। एंड एम्प्लॉय को सैलरी कब की जाती है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब वो लोग अपना काम खत्म करते हैं उसके बाद उनको सैलरीज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। सैलरी इज पेड मंथली एंड वेजेस आर पेड डेली एंड वीकली। अलोंग विथ सैलरी अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस, क्वार्टर्स टू स्टे, subsidized food in canteen etc also can be given to employees। अब एम्प्लॉयज जो है उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। बोनस प्रोवाइड करवाना, है ना, रहने के लिए क्वार्टर्स प्रोवाइड करवाना, खाने के लिए कैंटीन में फ्री खाना देना, एम्प्लॉयज को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। कैपिटल, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट करना है, अगर हमें जॉब करनी है तो कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। हमें कोई जॉब ऑफर कर रहा है, बस उसे हाँ बोलना है और नौकरी लेना है। लेकिन अगर हमें बिजनेस चालू करना है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी ना। अगर मुझे वड़ा पाव का ठेला ओपन करना है तो मुझे ठेला तो चाहिए रहेगा ना, पैसे तो चाहिए रहेंगे, है कि नहीं? अरे वड़ा पाव बनाने के लिए आलू भी तो लगेंगे, पाव भी तो लगेंगे, उसका कैपिटल का क्या? पक्का। फिर एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा लगेगा। तो ये सारे क्या है? कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है ना, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। अगर मुझे प्रोफेशन में प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए भी मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। खुद को ऑफिस चाहिए रहेगा, हर महीने रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे, सब कुछ। क्लाइंट्स आ रहे हैं, उन्हें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कैपिटल का तो रिक्वायरमेंट रहेगा ना। लेकिन अगर मुझे कहीं जॉब करना है तो मुझे क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। ठीक है। बिकॉज हर एक चीज कौन प्रोवाइड करवाता है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाता है अपने एम्प्लॉय को। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, अगर एम्प्लॉयमेंट करना है तो कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर हाँ हम प्रोफेशनल है, प्रोफेशन का काम कर रहे हैं, अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो हमें रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा और मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ठीक है। नो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अपन क्या अपनी जॉब को किसी और इंसान को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या?
नहीं, अगर मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूं, है ना, अगर मैं इन्फोसिस में काम कर रहा हूं, मेरी वहां जॉब है, अगर मुझे छोड़कर जाना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सर आप मेरे बदले मेरे फ्रेंड को या कोई मेरे फैमिली मेंबर को रख लो? नहीं, हम हमारी एम्प्लॉयमेंट को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं क्या किसी और के नाम पर? नहीं कर सकते। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. If teacher retires, then he cannot transfer his job to his son or daughter. Nature of work. Every employee is expected to complete the work. Nature of work. काम का क्या नेचर रहता है? डिपेंड करता है उसके पास कौन सी जॉब है ना, कौन सी जॉब कर रहा है. Every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of work decides the nature of work. उसका जो जॉब का नेचर है वही डिसाइड करता है कि उसे कौन सा काम मिलेगा. एंड उसे जो काम दिया जाता है वो एक डिफाइंड टाइम में, एक प्रिडिक्टेड टाइम में उसे क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है. आए समझ में? तो ये क्या थे हमारे एम्प्लॉयमेंट के कुछ फीचर्स थे. ठीक है, पक्का आए समझ में? हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हमारे इस लेक्चर को क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे. आई नो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन पढ़ाई करना है, क्या कर सकते हैं. तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, फिर हम हमारे लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे. ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. हमने क्या पढ़ा आज, इंट्रोडक्शन पढ़े एंड कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट्स पढ़े. इंट्रोडक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या रहती है, ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं. एक्टिविटीज परफॉर्म करने के पीछे हमारा क्या मकसद रहता है, हमको बदले में कुछ मिलेगा, जो मिलेगा उसे कहते हैं कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी अदर फॉर्म. इसलिए कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिलेगा डिपेंड करता है हम कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं. इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांटा गया है. एक को कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब हम परफॉर्म करेंगे हमें बदले में पैसा मिलेगा क्या? नहीं, हमें क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन. उसे क्या कहते हैं, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन. अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे हमें बदले में क्या मिलेगा, मॉनिटरी कंसिडरेशन, पैसा या मनीज वर्थ. आई चीज समझ में? अगर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, तीन ऑप्शंस. पहला बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन. बिजनेस में हमने देखा बिजनेस के कितने पार्ट्स रहते हैं, दो पार्ट्स. पहला प्रोडक्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन मतलब एक प्रोसेस है जो क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन या मैन पावर. प्रोडक्शन किधर किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है. एंड जो इंडस्ट्री गुड्स को प्रोड्यूस करती है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉमर्स तक पहुंचाती है. कॉमर्स क्या करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री से कलेक्ट करती है वो क्या करती है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है. इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना. कॉमर्स के, बिजनेस के कितने पार्ट्स है, दो पार्ट्स. सॉरी, बिजनेस के कितने पार्ट्स है, दो पार्ट्स. पहला है प्रोडक्शन एंड सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन इंडस्ट्री में किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स किया जाता है. इसलिए इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कॉमर्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, फिर हमने एक डेफिनेशन देखे जो प्रोफेसर एनी ने दी है. डेफिनेशन याद करना जरूरी है, आपके ऊपर है, आपको जो इजी लगे वो डेफिनेशन याद कर लेना. हमने कौन सी डेफिनेशन देखे, प्रोफेसर हेनी की. बिजनेस एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. ठीक है, फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के, पहला एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड टू पार्टीज, थर्ड प्रॉफिट मोटिव, फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिफ्थ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूटी, अरे है ना, कंटिन्यूटी इन डीलिंग. फिर एट्थ अनसर्टेन रिटर्न्स, नाइन्थ एलिमेंट ऑफ रिस्क, टेंथ कौन सा था, कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन. आया समझ में? 10 पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है, जिसके बदले में हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. हम बिजनेस क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए. बिजनेस क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. टू पार्टीज, एक ट्रांजेक्शन में कितने पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, दो पार्टीज. बिजनेस ट्रांजेक्शन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, दो पार्टीज. एक को बोलते हैं बायर एंड एक को बोलते हैं सेलर.
इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। फिर हमारा मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। क्या करते हैं हम बिजनेस में? प्रोडक्शन करते हैं किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड लेबर्स। फिर हम क्या करते हैं? उन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है ना। पैसों के बदले में हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को देते हैं। ठीक है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। गुड्स का नेचर क्या रहता है? टेंजिबल। कौन से तरह के गुड्स रहते हैं? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सर्विसेज का एक एसेंशियल पार्ट रहता है, बिजनेस को सपोर्ट करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जिसे हमने देखा था टर्जरी सेक्टर में। टर्जरी सेक्टर का ही क्या रहता है? सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है टर्जरी सेक्टर को, है ना, जो क्या करता है? बिजनेस को सपोर्ट करता है, जो क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। फिर कंटिन्यूटी होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, रेगुलरिटी होनी चाहिए, पक्का। फिर हमने देखा था अनसर्टेन रिटर्न। हमको जो रिटर्न मिलता है क्या वो प्रिडिक्टेड रहता है क्या? नहीं, हमको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या तो ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है या तो नुकसान ही हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, हर बिजनेस में रिस्क है। क्यों? कुछ ऐसे भी रिस्क रहते हैं जो हमारे अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स की वजह से हमें बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रिस्क रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, जो बियॉन्ड द बिजनेसमैन रहते हैं, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहते। कौन से देखे थे हमने? नेचुरल कैलामिटीज, है ना, चोरी हो जाना, जल जाना, या फैशन चेंज हो जाना, कंज्यूमर टेस्ट चेंज हो जाना। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लास्ट पॉइंट। बेसिकली हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारे कस्टमर्स क्या बने रहेंगे, है ना। उससे क्या होगा? हमारे बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होगा। कब? जब हम अपने कस्टमर्स को क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, तब। ठीक है, ये कहते हैं हमारे बिजनेस के कुछ फीचर्स थे। फिर हमने देखा था प्रोफेशन भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो प्रोफेशन करता है उसे कहते हैं प्रोफेशनल, जिसके साथ वो डील करता है उसे कहते हैं क्लाइंट, एंड जो बदले में चार्ज करता है उसे कहते हैं फीस। ठीक है, उसके भी कुछ फीचर्स देखे थे। एम क्या है? पैसे कमाना। एंड क्या एम है? सर्विसेज प्रोवाइड करवाना क्लाइंट को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है? हाँ है, प्रोफेशन में रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशंस की। नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है, पक्का। लेकिन क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल रिटर्न्स बदले में क्या मिलती है? फीस मिलती है। अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसे सैलरी मिलेगी। अगर वो सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसे क्या मिलेगी? फीस मिलेगी। क्या वो जो इनकम है वो क्या फिक्स्ड है क्या? नहीं, डिपेंड करता है। अगर हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसे क्या मिलेगी? फिक्स्ड सैलरी मिलेगी पर मंथ की। फिर रहता है कैपिटल। प्रोफेशन, अगर हम प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर हमें प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो वहां कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? हाँ है। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, हर एक प्रोफेशनल्स को अपने काउंसिल्स के साथ, रेस्पेक्टिव काउंसिल्स के साथ क्या करवाना पड़ता है? रजिस्टर करवाना पड़ता है। हमको बदले में क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। एंड काउंसिल क्या प्रोवाइड करवाती है? कुछ कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करवाती है, जिसे प्रोफेशनल्स को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अगर हमें मेंबरशिप चाहिए तो हमें रिस्पेक्टिव काउंसिल के साथ क्या करवाना पड़ेगा? मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप रिक्वायर्ड है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, हम हमारे प्रोफेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या किसी और इंसान के नाम पर? नहीं कर सकते। नेचर ऑफ वर्क, क्या नेचर ऑफ वर्क है? हमें क्या प्रोवाइड करवाना है? हमारे क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, हम बदले में क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। फिर हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है। जो इंसान दूसरों के लिए काम करते हैं, जो इंसान जॉब प्रोवाइड करवाते हैं उसे कहते हैं एम्प्लॉयर, जिसे जॉब दी जाती है उसे कहते हैं एम्प्लॉय। एंड रेम्यूनरेशन के टर्म, एंड रेम्यूनरेशन और टर्म्स कंडीशंस दोनों के बीच में अग्रीड होता है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पर। उसके भी हमने एम देखे थे। एम क्या है? प्रॉफिट कमाना, अरे सॉरी, पैसे कमाना, जिससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की नीड्स पूरी हो सकती है। क्वालिफिकेशंस क्या है? हाँ, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। एम्प्लॉयमेंट में भी रिक्वायर्ड है, प्रोफेशन में भी रिक्वायर्ड है, बिजनेस में
नहीं है। आए समझ में? हम किस चीज का एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं? स्किल्ड या अनस्किल्ड काम कर सकते हैं। अगर हम स्किल्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। अगर हम अनस्किल्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें कोई क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉनेटरी रिटर्न्स, हमें बदले में क्या मिलेगा? वेजेस या सैलरी। अगर हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अगर हम एम्प्लॉय, हमें क्या मिलेगा? सैलरी। अगर हम लेबर का काम कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगे। सैलरी जो मिलती है वो मंथली मिलती है। वेजेस पहले ही एडवांस में फिक्स्ड किए जाते हैं। काम करने से पहले ही वेजेस का रेट्स जो रहता है वो फिक्स किया जाता है। वो या तो डेली बेसिस पर मिलता है या तो वीकली बेसिस पर मिलता है। फिर एक है कैपिटल। अगर एम्प्लॉयमेंट करना है, अगर जॉब करना है, तो कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। जो इंसान जॉब के लिए ऑफर कर रहा है उससे बस हाँ बोलना है ना? तो यहां पर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बिजनेस में रहती है, प्रोफेशन में रहती है, जब हम जब हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम जॉब करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल तो वहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? हमारे एम्प्लॉयमेंट को नहीं कर सकते। प्रोफेशन को कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हो। हमारे बिजनेस को बेच भी सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और के नाम पर। इसलिए हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट। आए क्या याद? हम क्या बनाते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, एम्प्लॉय को जो काम दिया जाता है वो एक टाइम में खत्म हो जाना चाहिए उससे। उसका जो काम का नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके पास कौन सी जॉब है ना? नेचर ऑफ जॉब डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क। उसकी जो जॉब है वही डिसाइड करता है कि उससे कौन सा काम दिया जाएगा। ये क्या थे? हमारे एम्प्लॉयमेंट के कुछ फीचर्स थे। आया समझ में? पक्का? तो हम ये लेक्चर को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, है ना? जो भी ये चैनल में नया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना? ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। हाय, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच।